अरेबियन बाइट्स रिप्रेजेंट। बल्क का प्लान क्या है? अभी 1 महीना मेंटेनेंस, बिकॉज एकदम से सब खा लिया तो 4 वीक में जो कट किया वो वापस 2 दिन में आ जाएगा। एंड मेरे को अच्छा लग रहा है ये बॉडी फैट में, एकदम बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। तो हाँ, हम गोना मेंटेन दिस प्रॉब्ली 1 या 2 महीने मेंटेनेंस, एंड फिर देखेंगे, शायद से बल्क करूँगा। जाएगा क्या? कंट्रोल हो पाएगा क्या? 2 दिन से हो रहा है ब्रो। ओए, जिम में इतना मैसिव नहीं दिखता अभी। कैसे? डू दैट अगेन। स्कल क्रशर। स्कल क्रशर ओनली। एल्बो थोड़ा मर गया है बट गेन्स आर गुड। बल्किंग करने का एक डाउनसाइड जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, वो है कांस्टेंट ब्रेन फॉग और पुअर प्रोडक्टिविटी। कॉन्स्टेंटली स्टमक में इतना खाना होने की वजह से और वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो ब्रेन है उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, विच इज़ वाई ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड के बाद एक कार्ब क्रैश आता है, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, मेंटल शार्पनेस अच्छी नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा फॉगी स्टेट ऑफ माइंड में हम फंक्शन करते हैं। इसीलिए इस बल्क में ये डाउनसाइड हटाने के लिए कुछ दिनों पे जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है मैं फास्टिंग करता हूँ। सो जिम के बाद से अब 3 घंटे हो गया और मैंने कुछ खाया नहीं है। सुबह एक ब्लैक कॉफ़ी पी, अब हम सीधा पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। उसके बाद हम जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पिछले वीडियो में बात कर रहे थे उस पर काम करेंगे और जब सारा काम खत्म हो जाएगा तब हम 5 बजे या 6 बजे फास्ट तोड़ के हमारा पहला मील करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने घंटों के लिए ना खाने की वजह से वोंट आई गो इन अ कैटाबॉलिक स्टेट? हमें पूरे दिन में मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज करने के लिए 5 अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। इसका मतलब जो भी डेली टोटल प्रोटीन गोल होता है उसे हम जितना ज्यादा थ्रू आउट द डे स्प्रेड आउट करेंगे उतना बेहतर। सिंस मैं 5 बजे तक कोई सॉलिड फूड कंज्यूम नहीं करने वाला, मुझे ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी फंडा है उसका एडवांटेज तभी भी लेना है। तो हम पढ़ते पढ़ते इस बड़े बॉटल में 2 स्कूप वे प्रोटीन डालेंगे जिससे मुझे लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और फिर मैं एक एनाबॉलिक स्टेट में पढ़ाई कर पाऊंगा। वाओ, व्हिच इज द रेड वन? रेड वन? अच्छा, फायर रेड। फायर रेड ब्रो। तो हार्डकोर फैन नहीं था कभी? मैंने वो 4 रिजल्ट नहीं 4000 चारमेंडर ना उसका बेसिक, चारमेंडर, चारमेलियन, 4000। हाँ, मैंने वो लिया था। गेम बॉय एमुलेटर आता था ना फोन पे। काय म्हणते दिमाग थोड़ा वीक हो रहा है। जाऊन येतो। आई रिमेंबर इन ब्लैक ऑप्स 2 वाज देयर। क्या गेम था? हाईजैक न्यूटाउन 2025 ना? ओह दैट्स नेक्स्ट ईयर। तू नहीं खेलता ब्लैक ऑप्स? I didn't get to show him my tricep. अभी 4 घंटे पढ़ने के बाद हम ब्रेक लेने वाले हैं और थोड़े से अंडे रीस्टॉक करने वाले हैं। आर्यन का ले ले प्रोटीन, उसकी एनीवेज बॉडी नहीं है। एक्चुअली निगुया। पर वियर्डली मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। ये पागल है। अगर आप ऐसे मुझे फोर्सफुली गन पॉइंट पे ऐसे रखोगे तो आई कैन गो द एंटायर डे विदाउट ईटिंग। अरे क्या बात है bro. बारिश का मौसम। पैरों की वाट लग गई है। अरे यार हाँ, सूखा मसाला, कोल्हापुरी सूखा, कोल्हापुरी फूड ऑन टॉप। अंडा अक्वायर्ड गाइस। प्रोटीन अक्वायर्ड। फट गया। एक गया ब्रो। आ गया, आई कैन फील आवाज आया। शिट भाई। स्लो एंड कंट्रोल्ड। मेरा अंडा फूट गया। 6 बज गया है, दिन का ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है और अभी हम हमारे फास्ट को तोड़ के यहाँ पर 7 होल एग्स और 2 चपाती ऐसा मील करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी सुबह के 7 बज गया है। कल रात को हम ठीक से सो नहीं पाए, पता नहीं क्यों, एंड दैट इज 2 नाइट्स इन अ रो। तो पिछले रात को मैं 4 बजे सोया, उसके पहले 3:30 बजे, पता नहीं, नॉट फीलिंग द बेस्ट। अभी हम आ गए हैं VFS। ये एक्चुअली 8 बजे खुलता है और हम डॉट ऑन टाइम 8, सवा 8 बजे पहुंचे ताकि सुबह का जो भी ऑफिस ट्रैफिक हो वो स्किप हो।
मसल ब्लेज के क्रिएम्प में क्री एब्जॉर्ब होने की वजह से क्रिएटिन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके हर सर्विंग से मुझे 3 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। क्रिएम्प अब वाटरमेलन कूल-एड फ्लेवर में भी अवेलेबल है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। Green, we are matching. How is that green? What is this then? That's blue. That's blue. That's just a very faded blue. It's a faded dark green. You ask anybody, this is a green, bro. Brother, ये भी color blind है. Bro, you mad? This is green. अब मैं इसको कलर ग्रेड करके टील बनाऊंगा। लेग्स। अभी मैं नील और सुरेन नेचर एंजॉय करने के लिए जाने वाले हैं। जेन जी वाले बच्चे क्रिंज करेंगे थोड़ा। नील ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स पे है। अब हमारा एडवेंचर स्टार्ट हो गया। सो मैं और नील यहाँ पर 2 दिन पहले आए थे। वहाँ पर थोड़े बहुत बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है, पर दूसरे साइड जंगल तक एक रास्ता जाता है और ये एक्चुअली एक मिनी हाइक है। एक पॉइंट पे टेंपल आता है एंड बियॉन्ड दैट आपको कोई ह्यूमंस नहीं दिखते, कोई गाड़ियों के आवाज़ नहीं आते, इट्स जस्ट नेचर। अभी हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पर वो मंदिर आता है। इसके पीछे पूरा का पूरा जंगल है और हमारे फुटस्टेप्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स के आवाज़ों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। एक छोटी सी टूर, ये है वो मंदिर और यहाँ पर पूरी की पूरी फॉरेस्ट एरिया। ये पूरा हाइक ऑलमोस्ट 1 घंटे का होगा और इस बैग में हमने पानी भी कैरी किया है। लेट्स गो। यहाँ पर एक नदी भी है जो मैंने लास्ट टाइम नोटिस नहीं की थी। अब तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया, ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ा ज़्यादा ही अंधेरा हो गया, इसीलिए हम यू टर्न लेके थोड़ा जॉग करने वाले हैं। थोड़ा भटक गए। ऑलमोस्ट देयर। सो हम आज VFS क्यों गए थे वो डिस्कस करने के पहले मुझे आप सबको एक कमाल के कोइंसिडेंस के बारे में बता रहा है जो आज एक्चुअली VFS में हुआ। तो VFS हर सुबह 8 बजे खुलता है और 8 बजे खुलने की वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि ऑफिस का जो भी ट्रैफिक है उसे कम्प्लीटली स्किप करने के लिए मुझे सबसे जल्दी निकल के वो जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें अपना जो भी वीसा काम है वो ख़त्म करके वापस घर आना है और ट्रेन करना है। तो मैं गया सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए और उसमें से एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था जिसकी कॉपी मेरे फ़ोन पे अवेलेबल थी। तो मैं उस VFS के ऑफिस से बाहर गया, मैंने अपने फ़ोन के ऊपर वो फ़ोटो सर्च किया और फिर आई वाज लाइक इसकी ज़ेरॉक्स निकालने के लिए कोई ज़ेरॉक्स प्लेस ओपन होनी चाहिए। तो आजू बाजू की जो भी रेडियस थी सुबह के 8:20 में एक जगह खुली थी और मैं उस जगह में प्रिंट आउट निकालने के लिए गया और प्रिंट आउट निकालते निकालते मैं उन भैया से बात कर रहा था। तब एक कपल मेरी ओर आए और उनके हाथ में भी वही VFS के थोड़े बहुत फॉर्म्स थे और उन्होंने मेरी ओर देखा और बोला कि आप यहाँ पर कैसे। ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है क्योंकि हम मतलब वो कपल, हम आपके सोलो इन जापान वीडियोस देखकर अभी एक जापान वीज़ा के लिए अप्लाई करके जापान जा रहा है। और वो बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि आई डोंट नो ये वीडियो यूट्यूब पे कब आएगा। आई एम श्योर 1 महीने का तो डिले है ही, तो ये वीडियो शायद अक्टूबर में आएगा। पर एग्जैक्टली 1 ईयर अगो टुडे अभी मैं फ़्लाइट में बैठा था और मैं पहली बार जापान जा रहा था। सोलो इन जापान 2023 की जो सीरीज़ थी उसका जो पहला वीडियो था वो मैं अभी प्लेन में शूट कर रहा था। तो आज का दिन इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी एवर वेंट टू जापान। पर यार जब वो कपल ऐसे मेरे पास आके उन्होंने जब मुझे ये बताया मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया एंड ये मैं हमेशा याद रखूँगा। नॉट जस्ट दैट, जब वो ज़ेरॉक्स मैंने निकाली उसके बाद जब मैं वीज़ा फॉर्म सबमिट करने के लिए वापस गया तो ऑफिस से बाहर निकलते वक्त एक बहुत बड़ी क्यू लगी थी क्योंकि तब तक 9:45 बज गए थे। तो जो भी लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए उस वक्त पे आए थे उनकी लाइन वहाँ पर ऐसे ऑफिस के बाहर थी और उनमें से 5 लोग मेरी ओर आए और बोले आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपकी वजह से, आपके वीडियोस से हमने आइटिनरी बनाई है
और हम अगले महीने जापान जा रहे हैं। तो वो सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। पर अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हम VFS क्यों गए थे। ये मैं ज़्यादा इन डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखना पसंद है। यही रीज़न है कि उसे पर्सनल लाइफ कहते हैं। तो जब मैं पिछले साल जापान गया था तब से वापस आने के बाद मुझे 2 ट्रिप्स मेरे दिमाग में बनाने थे, एक अपने पार्टनर के साथ और एक अपने मम्मी पापा के साथ। पर इस बार का फ़र्क होगा कि मैं उन्हें लेके जाऊंगा। बचपन में वो मुझे हर जगह लेके जाते थे। सो ये वाला जो सपना है अपने पार्टनर को जापान लेके जाने का, वो अगले महीने पूरा होगा। और बस मुझे और कुछ कहना नहीं है। दैट वाज द रीज़न वी वेंट टू VFS। और जल्दी ही ये जो दूसरा वाला सपना है वो भी पूरा होगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टबर्न होगा क्योंकि अब वो थोड़े कंफर्टेबल हो गया है। उनको इतना इंटरनेशनल ट्रिप थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, पर वो भी हम जल्दी पूरा करेंगे। तो वो था VFS का एक्सपीरियंस और VFS की स्टोरी। हमारे खुद के वीज़ा की अगर बात की तो हमारे पास एक 5 ईयर जापान वीज़ा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है। उसके बारे में चिंता करने की कोई चीज़ नहीं है। तो हम अगले महीने जापान जाएंगे और इस बार हम जापान में एक बहुत ही अच्छी जिम है वहाँ पर ट्रेन करने के लिए भी जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, आप यूट्यूबर कह सकते हो, इन्फ्लुएंसर कह सकते हो, पर इतने सारे सालों से हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है और उस बंदे ने ओसाका में एक जिम खोली है। तो हम इस बार उस जिम को विज़िट करेंगे और वहाँ पर वर्कआउट्स भी लगाएंगे। अब सेकंड चीज़, ये सारे कपड़े मेरे हाथ में क्यों है और ये बैग मेरे हाथ में क्यों है। रीज़न यह है कि हम कल सुबह 4 बजे उठ के फ्रेशन अप होके अपने मील्स बना के 5 बजे ट्रेन करने के लिए निकलने वाले हैं और उसके बाद हम अगले 4 दिन मुंबई में बिताने वाले हैं। आई डोंट नो वाई, पर मैं जब भी सुबह के 5:30 बजे जिम आता हूँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि मेरी जो भी वल्नरेबल साइड है, जो भी ह्यूमन साइड है, उसकी जो एक विश अभी तक अनफुलफिल्ड रही है वो मैं ऐसे दिनों पे थोड़ा सा जी पाता हूँ। मेरी 11th स्टैंडर्ड से स्लीप के साथ एक बहुत ही बुरी रिलेशनशिप है। मुझे बहुत पहले तो इंसोम्निया का बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था और मैं जितना भी थका हुआ हूँ मैं सो ही नहीं पाता था। और जब ये चीज़ कंसेक्यूटिव नाइट्स के लिए होती है तब बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस लगता है। उस मोमेंट में जब आप बेड पे सो रहे होते हो, लेटे हुए रहते हो एंड यू आर जस्ट टॉसिंग एंड टर्निंग, पर आपको नींद नहीं आती, आप बहुत थके हुए हो, आपको सोना है पर आपको नींद आती नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत होती थी और फॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स ये प्रॉब्लम थोड़ा सा फिक्स होते गया। पर आजकल भी वो जो भी स्लीप प्रॉब्लम है उसके जो भी ट्रेसेस है वो समवॉट थोड़े बहुत मेंटेन्ड है। इसीलिए आजकल तो व्लॉगिंग की वजह से, यूट्यूब की वजह से, मेरी जो भी क्रिएटिव साइड है उसकी वजह से जब मैं कभी कभी जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव होने की वजह से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोचता रहता हूँ, जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली ये जो 5 AM वाला रूटीन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि अगर मैं 2 बजे सो रहा हूँ और 5 बजे उठ रहा हूँ तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है। एंड अग्रीड कि उस रात को मुझे थकान की वजह से मे बी नींद आएगी, पर ऐसे कुछ दिन आने वाले हैं जहाँ पर वो जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आई वोंट बी एबल टू स्लीप और वो 3 AM 4 AM तक चला जाएगा और फिर टेंशन आता है नोइंग कि मुझे 1 घंटे में उठना है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो पीस है अंधेरे में गाड़ी चला के जिम आना, ट्रेनिंग करना, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ तो है जो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट करता है। और
क्या है, कोई शब्द ही नहीं है ये डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे जिम फ्लोर पे सिर्फ एक बंदा है। सो जाके वार्म अप करते हैं और एक बहुत ही अच्छा चेस्ट वर्कआउट लगाते हैं बिफोर लीविंग फॉर मुंबई। Good reps only. Not done yet. Not done yet. सो मेरा एक जिम दोस्त है, वो बहुत पहले मेरे साथ ट्रेन करता था और वो मुझे बहुत दिनों के बाद मिला। और वो जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो भी स्मार्ट ट्रेनिंग है, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। और उसने मुझे एक बात बताई जो सुन के मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया। उसने मुझे ये बताया कि वर्कआउट के दौरान अगर आप कोई भी मीठी चीज़ कंज्यूम करोगे तो आपका सेट बाय सेट परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। और इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च पेपर है। अब ये सुन के ही मेरे दिमाग में जो मैकेनिज़्म है वो आने लगा। मैकेनिज़्म सिंपल है, अगर आप कोई भी सिंपल कार्ब कंज्यूम करोगे तो उससे आपको क्विक एनर्जी मिलेगी, दस इंक्रीजिंग योर परफॉर्मेंस। आई अज्यूम कि ये इसके पीछे का मैकेनिज़्म है। और बात काफ़ी अच्छी है, इस बल्क में जो भी एक्सेस कैलोरीज़ है उनका मेजॉरिटी मैंने केला कंज्यूम करने से बढ़ाया है। और वो जो केला है उसका टाइमिंग मैं अराउंड माई वर्कआउट रखता हूँ। इसे पेरी वर्कआउट न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ 4-5 केले वर्कआउट के पहले और 4-5 केले वर्कआउट के जस्ट बाद ऐसे कंज्यूम करता हूँ। पर फिर मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि इवन दो ये रिसर्च पेपर करेक्ट है, इस रिसर्च पेपर के थ्रू लोगों का जो ओवर एनालिसिस और ओवर कॉम्प्लिकेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये बात बिल्कुल सच होगी कि वर्कआउट के दौरान अगर आप कुछ मीठा खाओगे, गेटोरेड पियोगे, तो आपका वर्कआउट का जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट करेगा। तो लोग ये सुन के क्या करने लगते हैं पता है, वो अपना जो भी 23 आवर पीरियड है, जो भी डाइट है, जो भी नींद है, वो सब निगलेक्ट करते हैं और सिर्फ उस 1% पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। वो वर्कआउट के बाद कुछ खाएंगे नहीं, पूरे दिन में उनका कैलोरी बजट बहुत ही घटिया होगा, पूरे दिन में वो अच्छे न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स नहीं कंज्यूम करेंगे और फिर इस 1% पे फोकस करेंगे और होप करेंगे कि उनको रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए मोस्ट पीपल नीड टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर।
थोड़ा सा जूम आउट करके इस पूरे पर्सपेक्टिव को देखो और आपको पता चलेगा कि ये जो इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन है वो पूरे दिन का सिर्फ इतना सा है। ये जो रिसर्च पेपर है और ये जो थियोरी है ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? वो लोग जो अपने बचे हुए 23 आवर्स में सब कुछ परफेक्ट करते हैं या क्लोज टू परफेक्ट करते हैं और उनको एक कंपेटिटिव सेंस में एक छोटा सा एज चाहिए। अगर आप नेचुरल वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डर्स देखोगे उन सारे लोगों के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उनके बाकी के फैक्टर्स जो इस बॉडी बिल्डिंग जर्नी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो डायल्ड इन है। 5:20 5:30 40 minutes done. हो गया, जस्ट डन। हीरो हाँ That's one. That's halfway. Nice. Not done yet. One more. One more. Close. Yeah. अभी इस बल्क में हमारा बॉडी वेट 73.5 से 74.5 इस रेंज में हवर कर रहा है और अगर इसका वीकली एवरेज लिया तो वो 74 आता है, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हमने ये बल्क स्टार्ट किया था तो हम 66-67 kg बॉडी वेट पे थे और अब प्रेप ख़त्म होते हुए यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने हो गया है और 7 महीनों में हमने अराउंड 7 kg वेट बढ़ाया है, जिसमें से ऑब्वियसली मेजॉरिटी वेट वाटर, ग्लाइकोजन, इन सब की वजह से स्केल के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इस ऑफ सीज़न में सो फार हमने अच्छा खासा मसल टिश्यू पुट ऑन किया है। मैंने कुछ वीडियोस पहले कार्ब्स का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में एक 7 मिनट का वन टेक स्पीच दिया था, उसी के ऊपर मुझे अभी थोड़ा सा एक्सपैंड करना है और मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि हमने इस बल्क में कार्ब्स को किस प्रकार से इस्तेमाल करके हमारा वेट इंक्रीज़ किया है। इन माय ओपिनियन प्रेप करते वक्त या एक सरप्लस में खाते वक्त आपका प्रोटीन गोल और आपका फ़ैट इनटेक, ये दो चीज़ें लॉक्ड इन होनी चाहिए, जो पर्सनली मेरे लिए ऑन एवरेज 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 45 to 50 ग्राम्स ऑफ फैट है। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रखने के बाद हमारा जो भी बचा हुआ कैलोरी बजट आता है उसे मैं कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू एलोकेट करता हूँ। प्रेप में टुवर्ड्स दी एंड हम 2000 कैलोरीज़ पे कंज्यूम कर रहे थे, तो वो जो भी बचे हुए कैलोरीज़ थे वो लगभग 200-250 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स आते थे। पर अब हमारा कैलोरी इनटेक 1000 कैलोरीज ज़्यादा होने की वजह से वो जो भी एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज़ है उससे मुझे 250 ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने को मिलते हैं।
जिससे मेरा करंट कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन 450 टू 500 ग्राम्स की रेंज में है। और इसकी वजह से आई डोंट थिंक मेरा एक भी ट्रेनिंग सेशन बुरा गया है। रीज़न बीइंग, मैं ग्लाइकोजन सिंपल भाषा में ऐसी एनर्जी जो हमारे मसल्स में स्टोर्ड होती है इन ऑर्डर टू ट्रेन हार्ड, वो जो ग्लाइकोजन का टैंक होता है वो 24/7 भरा हुआ रहता है। आप इसे एक फ्यूल टैंक की तरह विजुअलाइज कर सकते हो। प्रेप में या एक सस्टेन्ड पीरियड के लिए डेफिसिट में खाने से वो जो फ्यूल टैंक है वो हमेशा आधा या क्वार्टर पे रहता है। पर जब आप एक सरप्लस में रहते हो, ऐसा रहता है कि आपकी गाड़ी, हमारी जो लैम्बोर्गिनी है, वो हमेशा फुल टैंक पे रहती है, जिससे मैं एट एनी टाइम ऑफ द डे ट्रेन कर पाता हूँ, चाहे वो 5 AM हो या चाहे वो 10 AM हो। Not done yet. Last set. Best set. Let's go home. Body composition maintained है। अपर चेस्ट सेपरेशन, क्लैविकल जो भी बोलता है, वो भी अभी भी विजिबल है, जो एक अच्छी साइन है। स्लो एंड स्टडी।